नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के बीए प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर में आधुनिक कहानियों की एक पुस्तक चलती है और दूसरी पुस्तक है गद्य की विधान। आधुनिक कहानियों की जो पुस्तक है उसमें से पहली कहानी उसने कहा था हम पढ़ चुके हैं। दूसरी कहानी नमक का दारोगा जिसके लेखक प्रेमचंद हैं, उसके व्याख्यात्मक भाग और प्रश्नोत्तर भाग पर आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। प्रेमचंद के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर पिछले व्याख्यान में मैं अपनी बात रख चुका हूँ। आज जो महत्वपूर्ण बात रहेगी वह इस कहानी पर होगी जिस कहानी का शीर्षक है नमक का दारोगा। यह एक आदर्शवादी कहानी है जिसका नायक बंशीधर अपने कर्तव्यपरायण और ईमानदारी और दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग रहता है। पंडित अलोपीदीन द्वारा रिश्वत देने की भरपूर पेशकश करने के बाद भी वह अपने कर्तव्य पथ से अड़िग नहीं होता। कहानी के कुछ महत्वपूर्ण अंश जो कि व्याख्या के लिए आते हैं और प्रश्नोत्तर के लिए भी बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उन पर मैं आपका सभी का ध्यान यहाँ डालना चाहूँगा, जिससे कि हमें यह कहानी भी समझ में आए और इसके महत्वपूर्ण अंश जो भ्रष्टाचार पर व्यंग करते हैं, हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों पर व्यंग करते हैं, उन्हें भी हमें समझने में आसानी रहेगी। कहानी का प्रारंभ होता है जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बारह थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यह प्रारंभिक अंश ही हमें बता देता है कि जो नायक बंशीधर हैं उनके पिता उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं और वह सब बातें बता रहे हैं कि किस प्रकार वेतन पूर्णमासी का चांद है, वह घट जाता है, धीरे धीरे लुप्त होता चला जाता है, लेकिन ऊपरी आय बहते हुए स्रोत के समान है जो निरंतर मिलता रहता है और उससे मनुष्य को अनेक प्रकार के लाभ ही लाभ हैं। वह बहुत सारी वस्तुओं को क्रय कर सकता है और अपने जीवन को सुधार सकता है। स्वयं को वो कगारे पर का वृक्ष बताते हैं, यानी कि नदी तट का वृक्ष हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, और इस प्रकार की शिक्षा देते हुए वो तैयार कर रहे हैं अपने बेटे को कि कोई ऐसी नौकरी आप ढूंढें जिससे
ऊपरी आमदनी भी हो और घर की हालत भी सुधरे और अब तक जो अभावों में जीवन जिया है वह ख़त्म हो, भले ही रिश्वत में, भ्रष्टाचार में कैसे भी लिप्त होकर के पैसा क्यों ना कमाना पड़े। इस प्रकार के उपदेशों को प्राप्त करके बंसीधर नौकरी के लिए निकलते हैं और उन्हें नमक के का जो एक नया विभाग बना है उसमें उन्हें दरोगा पद मिल जाता है। बड़ी ही निष्ठापूर्वक वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नदी किनारे पर, जहाँ नमक के व्यापार पर रोक लगी हुई है, वहाँ अपनी चौकी पर ड्यूटी देते हैं, तैनात कर दिए जाते हैं और निष्ठापूर्वक अपने कार्य को निभाते हैं। एक रात को वो देखते हैं कि नदी के पुल पर गाड़ियों की, बैलगाड़ियों की जो आवाज़ है वो उन्हें सुनाई देती है, बैलों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। वो पुल पर पहुंच जाते हैं, पहुंचकर देखते हैं कि वहाँ नमक को लाद करके गाड़ियाँ ले जाई जा रही हैं। वो दृढ़तापूर्वक पूछते हैं कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं, तो सन्नाटा छा जाता है और अंत में पता लगता है कि ये गाड़ियाँ पंडित अलोपीदीन की हैं। वो उन्हें अलोपीदीन को बुलाने के लिए कहते हैं और जैसे ही अलोपीदीन वहाँ पर पहुँचते हैं तो बड़ा ही अच्छा एक प्रसंग यहाँ पर आता है। उसका कुछ अंश है। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, बालाजी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। पंडित अलोपीदीन जब मौके पर पहुंचते हैं और बंसीधर उनकी गाड़ियों को रोक लेते हैं तो उस समय बंसीधर बड़े ही निष्ठापूर्वक उन्हें उन गाड़ियों से व्यापार करने के लिए मना करते हैं और उन्हें हिरासत में लेने की बात करते हैं। अलोपीदीन इस बात से बड़े ही दुखी होते हैं और वो जो जिस धन पर अपना पूरा भरोसा टिकाए हुए थे उन्हें वह टूटता हुआ मालूम होता है। बार बार भेंट चढ़ाने की और रिश्वत की पेशकश करते हैं, किंतु बंसीधर उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंच गई, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा रहा। यह गद्यांश हमें उस स्थिति का चित्रण कराता है जहाँ जो ईमानदारी पर टिके हुए बंसीधर हैं वो दृढ़ निश्चय होकर के अपने कर्तव्य पथ पर अडिग बने रहते हैं, किंतु अलोपीदीन बार बार प्रयास करते हुए 1000 से 5000, 5000 से 10,000, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु पर्वत की भांति बंसीधर अपने कर्तव्य पथ पर अडिग बने रहते हैं और अंत में अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया जाता है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और जब न्यायालय में पहुंचती है तो वहाँ का नाटकीय चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी इस प्रकार करते हैं। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिखाई पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था, किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता
और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो इस प्रकार न्यायालय का फैसला आया जो कि वंशीधर के विरुद्ध था, और उन्हें इसका अपनी उद्दंडता का मूल्य चुकाना पड़ा और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके पिताजी बड़े ही दुखी मन से कहते हैं कि यह तुमने क्या कर दिया, इतना समझाया था, इतना कहने के बाद भी तुमने इस तरह की गलती क्यों कर दी। किंतु इस का जो कहानी का जो अंत है वह बड़ा ही प्रभावित करने वाला होता है और फिर से पलटता है और आदर्श की तरफ कहानी बढ़ती है। जब पंडित अलोपीदीन सजे हुए रथ से बंसीधर के घर पहुंचते हैं तो बंसीधर के पिता को यह लगता है कि शायद अलोपीदीन उन्हें नीचा दिखाने के लिए यहाँ आए हैं, किंतु वो देखते हैं कि अलोपीदीन आगे बढ़कर के स्वाभिमान पूर्वक बंसीधर को अपनी पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। इस प्रकार यह कहानी ईमानदार और निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठ बने रहने की प्रेरणा देती है, भ्रष्टाचार से दूर रहने, सजग रहने की बात करती है। साथ ही कोर्ट कचहरियों और व्यवस्था की जो तंत्र में भ्रष्टाचार की जो लिप्तता है उसे भी रेखांकित करती है, उस पर व्यंग करती है। अंततः कहानी आदर्श पर समाप्त होती है और हमें ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बने रहने की प्रेरणा देती है। इसके व्याख्यात्मक भागों को मैं जो महत्वपूर्ण व्याख्या आ सकती हैं उन पर मैंने यहाँ पर पढ़ करके सुनाया और उन पर चर्चा की। निश्चय ही इस कहानी को विद्यार्थियों को बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनते हैं वह आता है वंशीधर के का चरित्र चित्रण। तो मुंशी वंशीधर को यहाँ कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार एक दरोगा के रूप में चित्रित किया गया है। वह अपने निश्चय पर बड़े ही अड़िग और दृढ़ हैं। वह स्वभाव से विनम्र भी हैं और कड़क भी। जहाँ उन्हें लगता है कि स्वाभिमान को ठेस पहुँच रही है वहाँ वह गरज कर बात करने में भी गुरेज नहीं करते। इस प्रकार का उनका चरित्र चित्रण यहाँ पर अंकित किया गया है। हिंदी साहित्य की बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है नमक का दारोगा। इस पर पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और व्याख्याएं आती हैं प्रतिवर्ष, इसलिए सभी विद्यार्थी इसे एक बार पढ़ें और इससे संबंधित जो भी प्रश्न या जिज्ञासा हो वो मुझे मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर उनका समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।